नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे भारत के इतिहास का वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भाग 1 को। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा है वो लिखा हुआ है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में आश्रम शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आश्रम व्यवस्था ये देखने को मिलती है आपको वैदिक युग में। और वैदिक युग का जो पीरियड माना जाता है, वैदिक काल जो माना जाता है आपका, वो बांटा जाता है दो में। तो एक आता है आपका ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल आता है, और एक आता है आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों को आपने दिमाग में रखना, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का काल ये है आपका। और फिर 1000 से लगभग 650 ईसा पूर्व का काल ये माना जाता है आपका। और 1000 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो चुकी थी, तो लौह काल भी यहीं पे माना जाता है। और इसी के बाद आपका 16 महाजनपद स्टार्ट होगा। तो आश्रम व्यवस्था थी जिसमें 4 आपके प्रमुख जो बोल सकते थे आश्रम व्यवस्था आती थी, जिसमें आपका क्या था, ब्रह्मचर्य आता था, आपका गृहस्थ आता था, वानप्रस्थ आता था, संन्यास आता था। तो एक्चुअल में जो आश्रम है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हैं वह स्थान जहाँ लोग रहते थे और ध्यान करते थे, ये गलत है। यह जीवन का एक चरण था, बिल्कुल सही, एक चरण था। और वह स्थान जहाँ बौद्ध अनुयायी रहते थे और ध्यान करते थे, बौद्ध अनुयायी जहाँ पर किया जाता था उसे कहा जाता था आपका विहार। और विहार ये रहने योग्य जगह थी। और चैत्य जो बोला जाता था, यहाँ पर वो ध्यान करते थे। स्तूप जो होते हैं वो मंदिर होते हैं बौद्ध धर्म में। एक ऐसा स्थान जहाँ जैन अनुयायी रहते हैं और ध्यान करते हैं, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, आश्रम व्यवस्था के बारे में अगर पढ़ें तो उस समय के आसपास जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, ब्राह्मण धर्म में जब कुरीतियाँ आ जाती हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है। दोनों दोनों के दोनों धर्म क्षत्रिय धर्म कहलाते हैं, क्योंकि जिनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। वैसे जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म को अपनी बुलंदियों पर पहुंचाने वाले कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। पर बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे आपके गौतम बुद्ध। दोनों क्षत्रिय धर्म थे। तो लिखा हुआ, ब्राह्मणों ने आश्रमों की व्यवस्था विकसित की थी उसी टाइम पे। यह आश्रम शब्द का अर्थ ऐसी जगह से नहीं है जहाँ लोग रहते हैं और ध्यान करते हैं, इसके बजाय इसका उपयोग जीवन के एक चरण के रूप में किया जाता है। इसलिए आंसर विकल्प 2 सही होता है। 4 आश्रम है आपके, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसको इस तरीके से बांटा जाता है कि 0 से 25 साल तक आप जैसे ब्रह्मचर्य हो गया, फिर 26 से 50 के आसपास आपका गृहस्थ हो गया, 51 से आपका 75 तक आपका वानप्रस्थ हो गया, और संन्यास की बात करें 76 से 100। तो इस तरीके से इसे काल अवधि को बांटा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पुरुषों से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सादा जीवन व्यतीत करें और वेदों का अध्ययन करें। फिर उन्हें विवाह करना पड़ता था और जो गृहस्थ आश्रम होती थी उसमें प्रवेश करना होता था। तो शुरुआत में क्या होता था कि वेद अध्ययन होता था। उसके बाद आपका क्या होता था कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता, विवाह जैसे आप किया जाता था 26 वर्ष की आयु में या जब भी तो क्या होता था, गृहस्थ आश्रम स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद करें जब आप जंगल में जाकर ध्यान करना पड़े, तो ये होता था आपका कौन सा, वानप्रस्थ। और लास्ट में बिल्कुल सब कुछ त्याग कर संन्यास अपनाना, ये कहलाता था आपका संन्यास आश्रम। आश्रमों की व्यवस्था ने पुरुषों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में बिताने की अनुमति दी थी। तो ये पुरुषों के लिए था, खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों के लिए ये व्यवस्था लागू नहीं होती थी। आमतौर पर महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, ये हटा दिया जाता है, महिलाओं को वेद अध्ययन की अनुमति नहीं थी। हाँ, पर वो वेदों को सुन सकते थे। अगर कोई वेदों का पाठ कर रहा है तो वेदों को सुना जा सकता था। इसलिए जो महिलाएं होती थी अपने पतियों द्वारा चुने गए आश्रमों का पालन करती थी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो 1500 से 1100 लिखा हुआ है, तो आप 1500 से 1000 के आसपास मान सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में आपको जो देखने मिलता है, तो ज़्यादातर जो आपका साम्राज्य विस्तार होता है या जो नई जगह खुल के आती हैं वो इस तरफ रहती हैं, जो आपका बोल सकते हैं पश्चिमोत्तर भारत है। यहीं से बोला जाता है कि इंडो आर्यन, कई बार कहा जाता है कि मैक्स मुलर की जो थ्योरी है, मैक्स मुलर एक आपके इतिहासकार थे जिन्होंने ये कहा था कि जो आर्यंस थे, आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। ये आपने याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा युक्त थ्योरी मानी जाती है अर्ली वैदिक पीरियड की। ये बोल सकते हैं ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है इसे। तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मुलर की थ्योरी, ये आपने याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर देखेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड जिसे बोलते हैं आपका उत्तर वैदिक काल, जो लगभग 500 तक जाता है, अलग अलग लिखा रहता है, तो आपने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो काफ़ी ज़्यादा जो साम्राज्य विस्तार होता है वो बिहार, पश्चिम बंगाल इस तरफ हो जाता है। और जो 16 महाजनपद हैं उनमें से सबसे बोल सकते हैं लास्ट में जो एक बड़ा महाजनपद निकल के आता है वो आता है मगध महाजनपद निकल के आता है। तो ये आपने याद रखना है। तो जो देखा जा रहा है कि लेटर वैदिक पीरियड में
आपका जो विस्तार है, क्षेत्र विस्तार है, वो किस तरफ हो रहा है आपका, पूर्वोत्तर भारत की तरफ हो रहा है। खासकर बिहार केंद्र बनता है किसका, साम्राज्य का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पावासियों को संभवतः वर्तमान राजस्थान और यहाँ तक कि पश्चिम एशिया के ओमान से तांबा प्राप्त होता था, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, टिन जिसे कांसे के उत्पादन के लिए तांबे के साथ मिश्रित किया जाता, शायद वर्तमान अफगानिस्तान ईरान से लाया जाता था, और सोना आज के कर्नाटक से आता था। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है, जब हड़प्पावासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ कच्चे माल स्थानीय रूप से उपलब्ध थे, जैसे तांबा, टिन, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों जैसे कई वस्तुओं को दूर के स्थानों से लाना पड़ता था, हड़प्पावासियों को संभवतः वर्तमान राजस्थान यहाँ तक कि पश्चिम एशिया के ओमान से तांबा प्राप्त होता था। तो आंसर आपका सही हो जाता है कि प्रमुखतः जो हड़प्पावासी जो थे, तो उन्हें जो तांबा प्राप्त होता था वो राजस्थान हो गया और आपका ओमान हो गया, पश्चिम एशिया के ओमान से प्राप्त होता था, जो आपका गल्फ नेशंस में आता था। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो टिन की अगर बात करें तो जैसे कांसे के उत्पादन के लिए तांबे के साथ मिलाया जाता है, शायद वर्तमान अफगानिस्तान ईरान से लाया जाता था। ये भी सही है कि टिन का जो बोल सकते हैं आयात होता था आपका, वो होता था अफगानिस्तान और ईरान से। अगर सोने की बात करें तो सोना वर्तमान कर्नाटक से आता है, और कर्नाटक जाना जाता है किसके लिए, सोने की खानों के लिए जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें कीमती पत्थर जैसे वर्तमान गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ से लाए जाते थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, के जन्म से शुरू होता है। यहीं से आप प्राचीन भारत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर नेक्स्ट देख, अगर आप यहाँ पर अगर थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि जो कर्नाटक का क्षेत्र है जो सोने के लिए जाना जाता है, उसके लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रमुखता मानी जाती हैं, ये आप याद कर सकते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अच्छा, नेक्स्ट के बाद 2500 ईसा पूर्व के आसपास बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म माना जाता है। आज से लगभग 4,500 साल पुराना, दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में समकालीन। तो दक्षिण एशिया जो है, पश्चिमोत्तर भारत में आपका सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो पाकिस्तान हो गया, पश्चिम भारत, ये यहाँ पर फली। और आगे लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी थी। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, और जो सबसे पुरानी थी वो थी आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता, जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे थी, जिसे दजला फरात नदी भी कहा जाता है। 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग के सिंधु घाटी में खुदाई की थी, जिसमें 2 पुराने शहर के खंडर जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का पता चला था। 1924 में भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है, उसके महानिदेशक सर जॉन मार्सन ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी थी 1924 में। 1921 और 1922 में इसकी की हुई थी, बोल सकते हैं खनन हुआ था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। सबसे पहले जो शहर मिला था सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे करके ये पता लगा कि जो सिंधु नदी है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो इससे संबंधित, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का नाम बदलकर सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। तो जो बोल सकते हैं कि शुरुआत जो पड़ी थी वो नाम पड़ा था आपको कौन सा, हड़प्पा सभ्यता से। तो ये है आपकी हड़प्पा सभ्यता। तो कहा जा सकता है पश्चिमोत्तर भारत हो गया आपका, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर ये फैली हुई थी। ये कुछ जगह है आपके, और ये लगभग 2600 से लेकर 1900 तक ईसा पूर्व तक की आपकी मानी जाती है। खासकर ये सिंधु जो आपका नदी तंत्र है वहाँ पर फैली हुई थी। अच्छा, ये है आपकी 4 बोल सकते हैं प्राचीन जो समकालीन सभ्यता है। तो इसमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जैसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती, और सिंधु सरस्वती नदी घाटी पर ये अवस्थित थी। उसके बाद आती मेसोपोटामिया, तो ये आपका देखने को मिलता है जो आज का ईरान है, आपका सीरिया हो गया, तो इस तरफ थी, और टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे बसी हुई थी। एक आती है आपकी नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता नील नदी पर अवस्थित है। एक थी चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइना की सभ्यता, ये हुआंगो नदी पर आपकी बसी हुई थी। तो सबसे जो बड़ी थी वो कौन सी थी आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता ही थी, और सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समय की। अच्छा, अगर बात करें तो ये भारत है, यहाँ पर ये आप पूरा बना दीजिए, ठीक है ना। तो भारत ये हो गया आपका, और जैसे यहाँ पर बात की जा रही थी जैसे अफगानिस्तान, तो ये आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये बगल में आपका ईरान आ गया। तो यहाँ कहीं पे आपकी क्या थी, जो आपका इराक वाला क्षेत्र आता है, सीरिया वाला क्षेत्र, तो यहीं पे आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहीं पे आपकी टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी सिचुएटेड है। इधर की तरफ जाएंगे आप तो इधर की तरफ आपको दिखेगा इजिप्ट, यहाँ पर आपकी नील नदी की सभ्यता। और आप चाइना की तरफ जाएंगे तो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा कि चाइनीज सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। ओमान की बात करा तो ओमान यहाँ पर देखने को मिलेगा, गल्फ कंट्रीज़ में, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में उपनिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों की अगर बात करें तो आपकी टोटल कितने, 108। अच्छा, मैं आंसर बता देता हूँ पिछला वाला। तो आंसर वही था आपका कि जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो तीनों ऑप्शन थे वो बिल्कुल कैसे थे आपके, सही थे। अच्छा, आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है
भारत में उपनिषद के संदर्भ में बताना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ निकट जाना और बैठना और ग्रंथों में शिक्षकों और छात्रों के बीच की बातचीत है, ये लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, ये सही लिखा हुआ है। अधिकांश उपनिषद विचारक पुरुष थे और विशेषकर ब्राह्मण और राजा, बिल्कुल सही है। उपनिषदों का बोल सकते हैं जो पठन और पाठन होता था वो पुरुषों के द्वारा होता था, खासकर उसमें ब्राह्मण और जो राजा होते थे वो सम्मिलित होते थे। गरीब लोग आमतौर पर उपनिषद की चर्चाओं में भाग लेते थे, ये गलत है। गरीब लोग ज़्यादा भाग नहीं लिया करते थे इसमें, सिर्फ वो ज़्यादातर आपका वेद वगैरह पाठन होता था या वेद वगैरह सुनते थे, और ये वाला गलत हो जाएगा। और उपनिषदों के कई विचार बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा विकसित किए गए थे। हाँ, जो आपका बोल सकते हैं सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया जाता है वो आपका आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया जाता है। तो तीसरा गलत हो जाता है, बाकी सारे सही हैं। तो आंसर बन जाएगा 1, 2 एंड 4। तो लिखा हुआ है उपनिषद, इसका अर्थ होता है निकट जाना और बैठना और ग्रंथों में शिक्षकों और छात्रों के बीच की बातचीत। और इन्हें आपका वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को दूसरा नाम आपका वेदांत है। ये क्या कहा जाता है कि जो वेदों का अंत है, जो लास्ट में वेदों को जो बोला जा सकता है कि आपका जो एंड लिखा गया था वो उपनिषदों में लिखा गया था। आगे लिखा हुआ, आखिरकार इस शब्द का इस्तेमाल गुरु द्वारा अपने चुने हुए विद्यार्थियों को दिए गए गुप्त ज्ञान के लिए किया जाने लगा। कई ग्रंथ तैयार किए गए, पहले मौखिक रूप से और फिर लिखित रूप से। हाँ, पहले जो आपके ग्रंथ थे वो मौखिक रूप से लिखे जाते थे, लास्ट में उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया था और उपनिषद के उसी नाम से पुकारे गए। आज उपनिषद दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा को निर्दिष्ट करते हैं। उपनिषदों का मुख्य आदर्श वाक्य ज्ञान प्रदत्त मोक्ष है, मतलब जैसे आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। उपनिषदों को पहले वेदांत यानी वेदों का अंत कहा जाता है, ये आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि वे वैदिक काल के अंतिम चरण को दर्शाते हैं। मतलब अंतिम रूप से जब वैदिक काल आपका खत्म होता है, उत्तर वैदिक काल, उस समय ये आपके लिखे गए थे। उत्तर वैदिक काल में आपके 3 ग्रंथ निकल गया, 3 वेद निकल के आते। ऋग्वेद के बाद के जो आपके जैसे अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद अक्सर सरल संवादों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए जाते थे। अधिकांश उपनिषद विचारक पुरुष थे, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण और राजाओं द्वारा इन्हें बोल सकते हैं डिस्कस किया जाता था। कभी कभी गार्गी, जैसे गार्गी हो गई, लोपामुद्रा हो गई, उपाला, इन महिलाओं का वहाँ पे जिक्र होता है जो काफ़ी ज़्यादा विदुषी महिलाएं थी। विदुषी मतलब होता है विद्वान, जिन्होंने क्या किया था, वेदों का पाठन किया था। वैसे महिलाओं के लिए क्या था, ऋग्वेद के टाइम पे तो वेदों का पाठन किया जा सकता था महिलाओं के द्वारा, पर उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि महिलाओं का जो वेद का पाठन है उसे बैन कर दिया जाता है। तो जो शूद्र होते हैं, जो बोल सकते हैं आपकी महिलाएं थी, वो वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती थी, पाठन नहीं कर सकती थी, सिर्फ सुन सकती थी। तो लेकिन कभी कभी गार्गी जैसी महिला विचार का उल्लेख मिलता है जो अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी और शाही दरबारों में होने वाली परिचर्चा में भाग लेती थी। इन चर्चाओं में गरीब लोग विरले ही भाग लेते थे, मतलब भाग नहीं लिया जाता था। एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यागाम जबाला का था, जिसका नाम उसकी माँ दासी जबाली के नाम पर रखा गया था। तो एक आध अपवाद मिल सकते हैं। उन्हें वास्तविकता के बारे में जानने की गहरी इच्छा थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्हें एक विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया जाता है। वह उस समय के सबसे प्रसिद्ध विचारकों में से आते हैं। गौतम की अगर आगे बात करेंगे, कपिल की बात करेंगे, सांख्य दर्शन की बात करेंगे, न्याय दर्शन की बात की जाएगी, मैं आगे लेके आ रखा हूँ इसे। सबसे पुराने उपनिषद जो है विद्यारण्यक और छांदोग्य उपनिषद है, तो ये आपने याद रखना। और उपनिषदों के कई विचार बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा लिए गए थे। तो आंसर चौथा सही है। तो सिर्फ तीसरा आपका गलत हो जाता है, बाकी सारे आपके सही होते हैं। अच्छा, नवीनतम उपनिषदों की रचना मध्यकाल में प्रारंभिक आधुनिक काल में हुई थी। नवीनतम उपनिषद मुक्तिका उपनिषद और जिसे दाराशिकों द्वारा अभिलिखित किया गया था। तो दाराशिकों जो थे वो औरंगजेब के बड़े भाई थे और शाहजहाँ के बड़े पुत्र थे। कहा जाता है इन्होंने क्या किया था कि जो आपके वेद हैं उनका ट्रांसलेशन किया था, बोल सकते हैं आपका पर्शियन लैंग्वेज में। आई थिंक पर्शियन में क्या था ना, एक तो अरेबिक होती थी और दूसरी जो होती थी वो होती थी आपकी पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। दाराशिकों मुगल बादशाह शाहजहाँ के पुत्र थे। उन्हें 50 उपनिषदों की फारसी में अनुवाद करवाया था, बिल्कुल सही है, फारसी में अनुवाद करवाया था। और उपनिषद टोटल कितने, 108। और ये बता दिया मैंने कि उपनिषदों को ये वेदांग गलत लिखा, वेदांग नहीं लिखते, वेदांत लिखते हैं। उप का अर्थ होता है पास और सदा का अर्थ होता है बैठना। तो उपनिषद अगर कभी दिमाग में आ जाए तो क्या होता है कि जब क्या होता है गुरु और शिष्य साथ में बैठ के क्या करते थे, पठन पाठन का कार्य करते थे वेदों का, तो उन्हें उपनिषद कहा जाता था। इसलिए उपनिषदों में गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को दिए गए ज्ञान को समाहित किया गया। 108 उपनिषद है टोटल और उनमें से 11 के आपके प्रमुख हैं और उनमें क्या आते हैं मुख्य उपनिषद कहा जाता है। 11 प्रमुख हैं 108 में से, वो आपके इंपॉर्टेंट। ये आपकी बोल सकते हैं एक ट्री है वेदों की। तो 4 वेद हैं आपके। 4 वेद कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर आप जूम कर लेना बाद में, मैं PDF शेयर कर दूंगा। तो आपके कौन कौन से, ऋग्वेद आता है आपका, दूसरा आता है यजुर्वेद आपका, तीसरा आता है सामवेद और फिर आता है आपका अथर्ववेद। तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें उपवेदों की बात करेंगे तो जो आपका ऋग्वेद का उपवेद है उसका नाम है आपका आयुर्वेद। और अगर यजुर्वेद की बात करेंगे तो उसका है धनुर्वेद।
सामवेद की बात करेंगे तो उसका गंधर्ववेद, और अगर बात करेंगे अथर्ववेद के उपवेद की तो इसका नाम है आपका शिल्पवेद बोलते हैं। यहाँ पे अथर्ववेद लिखा हुआ है, यहाँ पे शिल्पवेद कर देना। चौथा मैं यहाँ पे लिख दूंगा शिल्पवेद। ये आपका उपवेद है किसका? अथर्ववेद का। अच्छा, आगे बात करें, 4 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं। एक है शतपथ ब्राह्मण, एक लिखा ऐतरेय ब्राह्मण, एक लिखा तांडव ब्राह्मण और एक लिखा गौपद ब्राह्मण। 10 उपनिषद जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखे गए, जैसे कठोपनिषद, आपका दूसरा आता है प्रश्नोपनिषद, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का जिक्र मिलता है, कई बार पूछा जाता है पेपर में। सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है वो आपका किस उपनिषद में लिखा हुआ है, तो ये याद रखना आपने, ये लिखा है मुंडक उपनिषद में। अच्छा, नेक्स्ट आता है तैत्तरीय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, वृद्धारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद। 6 आपके उपांग है या शास्त्र या दर्शन जिन्हें बोला जाता है। तो योग दर्शन जिसके प्रतिपादक है पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं व्यास और मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। अच्छा, 6 अंगों की बात करें, 6 वेदांगों की बात करें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आता है। और अगर आरण्यक ग्रंथों की बात करें तो उसमें सूत्र ग्रंथ और स्मृतियां वगैरह आती हैं आपकी। तो ये लिखे हुए हैं उपवेद क्या होते हैं, तो वेदों की शाखाओं को उपवेद कहा जाता है, या व्याकरण, स्वर नियम और नक्षत्र विद्या के ज्ञान का स्रोत होते हैं। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। तो आयुर्वेद मैंने बता दिया था, जैसे ऋग्वेद का है, धनुर्वेद मैंने बताया था आपका, यजुर्वेद का है, गंधर्ववेद की बात करें सामवेद का, अथर्ववेद की बात करें तो शिल्पवेद है। सूत्र ग्रंथों की अगर बात करें तो वैदिक रीतियाँ इसमें लिखी हुई हैं, छोटे वाक्यांश हैं, उच्च भाव विचार हैं, 4 इसके भाग हैं, स्रोत बोल सकते हैं, स्रोत सूत्र आ गया, ग्रह सूत्र आ गया, धर्म सूत्र, शल्व सूत्र। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसमें वेद मंत्रों के अर्थ व सार के टीकाएँ लिखी हुई हैं, या टीका होती है मतलब ट्रांसलेट करना, उसे आसान भाषा में समझाना। यह वैदिक संस्कृत में गद्य रूप में लिखित हैं। इनकी संख्या लगभग 18 है। इनसे तत्कालीन इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है ब्राह्मण ग्रंथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भीमबेटका गुफाओं से आता, तो लिखा हुआ भीमबेटका गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका की जो गुफाएं सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है दुनिया की। भीमबेटका गुफाएं जो आपको देखने मिलेंगी मध्य प्रदेश में आपको देखने मिलेगी। तो लिखा हुआ है भीमबेटका गुफाओं का नाम महाभारत के 5 पांडवों में से भीम के नाम पर रखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है, भीम के नाम पे रखा गया। जहाँ पे भीम बोल सकते हैं, जहाँ पे भीम के बैठने की जगह थी उसे भीमबेटका बोला गया, जहाँ पे भीम ने तपस्या की है, भीमबेटका, बिल्कुल सही है। हमें भीमबेटका गुफाओं से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के प्रमाण मिलते हैं, बिल्कुल सही है। और इनमें से अधिकांश गुफा की दीवारों पर लाल और सफ़ेद रंग बने हुए हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ठीक है, तो आंसर हो जाता है दोनों फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखा हुआ है यह गुफाओं और चट्टानों के आश्रय वाला एक पुराना स्थल है। यह रॉक सेल्टर नर्मदा घाटी के करीब है। भीमबेटका शब्द भीमबेटका से बना हुआ है। इन गुफाओं का नाम महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम के नाम पर रखा गया है, ठीक है। भीमबेटका का सीधा अर्थ होता है भीम के बैठने का स्थान। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य भारत में एक पुरातात्विक स्थल है जो प्राग ऐतिहासिक पुरापाषाण मध्य पाषाण काल के साथ साथ ऐतिहासिक काल तक फैला हुआ है। यह भारत में मानव जीवन के शुरुआती पदचिन्हों पर प्रदर्शित करता था। स्थल पर एचुलियन काल से लेकर पाषाण युग तक के साक्ष्यों को प्रदर्शित करता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जिसमें 7 पहाड़ियाँ तथा 750 से अधिक शैलाश्रय हैं जो 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बोल सकते हैं विस्तृत है। 1957 में वी.एस. वाकड़कर द्वारा भीमबेटका शैलाश्रयों की खोज हुई थी। यह मध्य प्रदेश के, ये लिख लेना आप, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तथा भोपाल के बीच राजस्थान जिले में स्थित है। यह विंध्य पर्वत की तलहटी पर भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। भीमबेटका के कुछ शैलाश्रयों में प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र हैं। सबसे पुराने लगभग 10,000 वर्ष 8,000 ईसा पूर्व पुराने हैं जो भारतीय मध्यकाल के अनुरूप है। इनमें से ज़्यादातर गुफाओं की दीवारों पर लाल तथा सफ़ेद रंग चित्रित हो रखे हैं। शैल चित्रों के इस रूप में कई विषयों का शामिल किया गया था। इसमें गायन, नृत्य, शिकार और वहाँ रहने वाले लोगों के अन्य सामान्य गतिविधियों जैसे दृश्यों को दर्शाया गया। माना जाता है कि भीमबेटका में गुफा चित्रों में से सबसे पुराना लगभग आज से लगभग 12,000 साल पुराना है। अगर समय काल की बात करें तो इसे पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड में बांटा जाता है। जैसे पुरापाषाण काल तो लगभग मान के चलिए 20 लाख साल से लेके लगभग 10,000 साल ईसा पूर्व तक जाता है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक जाता है। फिर जो आपका नवपाषाण काल है ये आपका जाता है 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक का। उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड आता है आपका, और उसके बाद आयरन एज, लोहा काल आता है। अच्छा, अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो उस समय इंसान क्या था कि शुरुआत में जो पत्थरों के बने हुए जो हथियार थे उनका इस्तेमाल करता था, ओल्ड एज उसे कहा जाता है। मेसोलिथिक एज में क्या होता है कि टूल्स को बेहतर किया जाता है, जो हथियार रहते हैं, आपके धनुष बाण का इस्तेमाल हो जाता है और इंसान शिकार करना सीख जाता है। न्यूलिथिक एज की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी जो खूबी रहती है नवपाषाण काल की वो थी कि इंसान अब कृषि करना स्टार्ट कर देता है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोथल शहर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोथल में एक आयताकार जलकुंड मिला है जिसे गोदीबाड़ा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। डॉकयार्ड है एक, बिल्कुल वहाँ पर लोथल लोथल जाना जाता था, एक पोर्ट सिटी थी आपकी, जहाँ पर क्या होते थे कि कई सारे जहाज आते थे आपके आयात और निर्यात के लिए। लोथल गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास भोगवा, ये भोगवा या भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, और साबरमती नदियों के बीच में, बिल्कुल सही है। लोथल शहर की योजनाएं गणितीय रूप से बनाई गई थी। तो इसका अगर आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, तीनों सही है। जैसे पढ़ लेते हैं, लोथल गुजरात में खंबात की खाड़ी और भोगवा और साबरमती नदी के किनारे बसा है, कथन 2 सही है। या उन क्षेत्रों के पास स्थित है जहाँ कच्चे माल जैसे अर्ध कीमती पत्थर आसानी से उपलब्ध थे, या पत्थर खोल और धातु से वस्तुएं बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शहर एक भंडार गृह के रूप में भी काम करता था, क्योंकि यहाँ पे कई सारे क्या आते थे, जहाज आते थे आपके पानी के। इस भंडारगृह में कई मोहरें तथा मुद्रण, मिट्टी पर मोहरों की छाप मिली है। जो एक इमारत जो मिली है वहाँ शायद मोती बनाने की कार्यशाला थी। पत्थर के टुकड़े आधे अधूरे मन के तथा मन के बनाने के उपकरण तथा तैयार मन के यहीं पर पाए जाते हैं। मन के मतलब जो आपके आभूषण वगैरह जो होते हैं। मोहनजोदड़ो की तरह लोथल शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। एक चीज़ याद रखना, लोथल तो याद मत रखना ज़्यादा, पर मृतकों का टीला कहा जाता है, बाउंड ऑफ डेड कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। 4500 साल पुरानी इस शहर योजना की गणितीय रूप से हुई है, मतलब गणितीय रूप से इसका निर्माण हुआ है, जिसमें एक ग्रिड प्रणाली है जिसमें सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काटती हैं, मतलब इस तरीके की रोड है और ये बिल्कुल एक दूसरे से समकोण पर काटती हैं। तो ये भी आंसर सही हो जाता है। स्वच्छता पर कितना जोर दिया गया, इस शौचालय और लोटे जैसे जार की खोज से आंका जा सकता है, मतलब उसमें वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती थी, बेहतर व्यवस्था थी, जो दिखाता है कि साफ सफाई के साथ हमारी प्रतिबद्धता हड़प्पा सभ्यता से ही थी इंडियंस की। शहर को 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी शहर और निचला शहर। वहाँ की ईंट की दीवारों के अवशेष चौड़ी गलियों, नालियों तथा नहाने के चबूतरे का संकेत देते हैं। लोथल में एक आयताकार जलकुंड मिला है जिसे गोदीबाड़ा कहा जाता है, और यह 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा है, और चारों तरफ पकी हुई ईंटों से बना हुआ है। तो इस तरीके का कुछ आपका बना रखा है कि लोथल साइड से इस तरीके से दिखता होता। तो यहाँ से आपके क्या आते थे, जहाज आते थे अंदर की तरफ, यहाँ से आपके जहाज आ रहे हैं और यहीं पर क्या होते थे, आपके जहाज रुकते थे। तो इसलिए एक बोल सकते हैं व्यापारिक नगरी रही है हड़प्पा सभ्यता काल में, ठीक है ना। तो पोर्ट सिटी रही है, ये आपने याद रखना है। अगर बात करें लोथल की, तो लोथल आपको यहाँ पर दिखेगा गुजरात में, यहीं पर आपकी खंबात की खाड़ी, ये आपकी यहाँ पे खंबात की खाड़ी, जैसे गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोला जाता है, गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोला जाता है। और यहाँ पर आपकी कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर आपकी कच्छ की खाड़ी, ये आपने याद रखना है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है गुजरात में। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, यह एक बड़ा खूबसूरत शहर था, यह एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। इसमें 570 मीनारें और 64 दरवाजे थे। 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे। अब एक चीज़ याद रखना, लकड़ी वगैरह का जो निर्माण होता था, लकड़ी से जो बोल सकते थे महलों का निर्माण होता था, ये मौर्य काल की विशेषता है। मौर्य काल की विशेषता है कि महल जो होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। राजा का महल भी लकड़ी का था और पत्थर की नक्काशी से सजाया जाता था। यह पक्षियों को रखने के लिए बागीचों तथा बाड़ों से घिरा हुआ है और मैगस्थनीज द्वारा दिया गया या किस शहर का सबसे संभावित विवरण है। तो ये पाटलिपुत्र, उनकी राजधानी मौर्यों की, लिखा हुआ है। मैगस्थनीज एक ग्रीक राजनयिक, इतिहासकार और निर्वंश विज्ञानी थे जिनके भारतीय संस्कृतियों पर व्यापक लेखन ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के तहत प्राचीन भारतीयों के जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान की। मैगस्थनीज उसके साथ आए थे। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आते हैं, जो सेल्यूकस निकेटर रहते हैं, जो बोल सकते हैं ससुर रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, वो भेजते हैं। यद्यपि उनकी पुस्तक इंडिका, ये याद रखना आप, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, समय के साथ खो गई थी। बाद में लेखकों के साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करके इसे आंशिक रूप से पुनर्निर्मित किया गया था। मैगस्थनीज को भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह प्राचीन भारत का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति था। 305 ईसा पूर्व से सेल्यूसिड मौर्य युद्ध के बाद, सेल्यूसिड मतलब सेल्यूकस निकेटर युद्ध के बाद मैगस्थनी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस फर्स्ट के लिए एक राजदूत बनकर आया था। मैगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह कब आया और कहाँ, वह कितने समय तक रहा, ये क्लियर नहीं है। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की मौर्य राजधानी का दौरा किया था, जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, लेकिन यह अज्ञात है कि वह भारत में और कहाँ कहाँ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब क्षेत्र की यात्रा की थी, क्योंकि वह वहाँ की नदियों का विस्तृत विवरण देते हैं। पंजाब की जैसे सिंधु नदी तंत्र जो आपका, जैसे जिसमें आपका सतलज आता है, व्यास आता है, चिनाब आता है, झेलम आता है, रावी आती हैं, ये नदियों का विवरण उन्होंने दिया है। उसके बाद उन्होंने यमुना तथा गंगा नदियों के साथ पाटलिपुत्र की यात्रा की होगी। भारत में अपने समय के दौरान उन्होंने मौर्य साम्राज्य की संस्कृति, दैनिक दिनचर्या, सामाजिक संरचना आदि को देखा और रिकॉर्ड किया। इंडिका उनके कार्यों के संग्रह का एक नाम है। मैगस्थनीज ने जो देखा उसके बारे में एक लेख लिखा। यह पाटलिपुत्र के उनके विवरण का एक अंश है। यहाँ एक बड़ा, तो जो मैंने अभी चीज़ पूरी पढ़ी है वो पाटलिपुत्र के लिए मैगस्थनीज ने कही है।
अगर इंडिया की बात करें तो 500 ईसा पूर्व के आसपास जब आपके 16 महाजनपद थे तो इस तरीके से दिखता था। और मगध एक अब मगध आपका जो लास्ट में जब 16 महाजनपद एक होते हैं और एक साम्राज्य खड़ा होता है तो मगध बोल सकते हैं मगध महाजनपद की स्थापना होती है। और ये आपका अशोक के टाइम पे देखने को मिलेगा कि अशोक का जो साम्राज्य था वो केवल आपका नीचे अगर आप छोड़ दें जहाँ पर आपके चोल चेर और पांड्य रहा करते थे, तो बिल्कुल अगर आप दक्षिणतम भारत को छोड़ दें तो पूरे भारत पर किसका राज्य था, तो ये था आपका अशोक का। अच्छा, अगर बात करें निम्न में से किस स्थान से पुरातात्वियों ने 33 सोने के मनकों, 2 पत्थर के मोतियों, 4 तांबे की चूड़ी और एक संख के साथ एक कंकाल के दफन होने की बात की है, तो ये आपका देखने को मिलता है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में। और कर्नाटक में बात करें तो ब्रह्मगिरी जो आपकी पहाड़ियाँ हैं यहीं से आपकी बोल सकते हैं कौन सी नदी निकलती है, यहीं से निकलती है आपकी कावेरी। इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ आपको। लिखा हुआ है ब्रह्मगिरी भारत के कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। किंवदंती है कि वहाँ स्थान जहाँ ऋषि गौतम महर्षि भी लिखा गया, उनकी पत्नी अहिल्या रहते थे। वह 7 प्रसिद्ध हिंदू संतों में से एक थे। इस स्थल की खोज सबसे पहले 1891 में बेंजामिन एल राइस ने की थी, जिन्होंने यहाँ सम्राट अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। इन शिलालेखों से संकेत मिलता है कि इलाके को इसिला कहा जाता था, जो मौर्य साम्राज्य की सबसे दक्षिण सीमा को दर्शाता है। ब्रह्मगिरी स्थल एक ग्रेनाइट दृश्यांश, ग्रेनाइट जो आपकी चट्टान होती है, मैंने बताया था एक किस प्रकार की आगरे चट्टान है, ये याद रखना आपने, और क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती है, जो लगभग 180 मीटर ऊंचा है। आसपास के मैदानों में ऊपर और लगभग 500 मीटर पूर्व पश्चिम और 100 मीटर उत्तर दक्षिण में ये फैला हुआ है। यह बड़ी संख्या में महापाषाण स्मारकों के लिए जाना जाता है। यहाँ पाया गया सबसे पहला औपनिवेशीकरण कम से कम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। ब्रह्मगिरी में पुरातत्व से 33 सोने के मोतियों, 2 पत्थर के मोती, 4 तांबे की चूड़ियाँ और एक संख के साथ एक कंकाल के दफन होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब जिस व्यक्ति को दफनाया जाता था उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती थी, आभूषण वगैरह, उसी के साथ दफना दी जाती थी। इसमें यह बताया गया है। अन्य कंकालों में केवल कुछ ही बर्तन होते थे। इन खोजों से पता चलता है कि दफनाए गए लोगों की स्थिति कुछ अंतर थी। कोई अमीर था, कोई गरीब, कोई मुखिया, कोई अनुयायी। तो अगर मैं कावेरी नदी तंत्र की बात करूं तो ये आपकी देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट पर्वतमाला है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ बाबा बुदन हिल्स दिखेंगी और यहाँ से आपको कावेरी का जन्म देखने को मिला है। जहाँ पर यहीं पे आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स है। यहाँ से अगर आप निकलेंगे तो यहीं पे आपका कृष्ण सागर डैम है। उसके बाद आपका जो मेन देखने को मिलता है तो एक कृष्ण सागर डैम और एक आता है मैटू डैम। और फिर आगे चलकर कृष्णा और कावेरी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण होता है, ये आपने याद रखना, कृष्णा कावेरी डेल्टा का निर्माण होता है। और ये जाना जाता है किसकी, धान की खेती के लिए, धान का कटोरा कहा जाता है इस क्षेत्र को, ये आपने याद रखना है। अगर कावेरी का देखा जाएगा तो मुख्य कावेरी नदी की अगर बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में लगती है। और कावेरी जो जल विवाद है वो आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और जो देखने को मिलता है मुख्यतः वो देखने को मिलता है कहाँ पर, पुदुचेरी की तरफ देखने को मिलता है। अच्छा, 8वां क्वेश्चन आता है धौलावीरा के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एक नियोजित शहर था, सही है। धौलावीरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत 4 भागों में बटा, नहीं 4 भागों में नहीं था, ये 3 भागों में था। धौलावीरा स्थल एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली से, ठीक है, जब जल प्रणाली की बात आती है तो धौलावीरा वहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे धोने की बात होती है ना तो मैंने ऐसे याद करें, धोने की बात होती है तो पानी चाहिए होता है, तो इस तरीके से आप याद कर लें तो ये सही होता है। आंसर बन जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है धौलावीरा भारत के गुजरात के वर्तमान कच्छ जिले में अवस्थित है। यह 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। इनकी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने की थी। 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसका नाम दिया गया था। ये आपकी बोल सकते हैं धौलावीरा जो है आपका, ये आपका 40वां बोल सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। 39 में जो थी वो थी आपकी काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसे आपका बोल सकते हैं काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल जिसे बोला जाता था। ये आपका तेलंगाना में है और ये आपने याद रखना, ये आपकी 39वीं साइट थी। अच्छा, नेक्स्ट लिखा है कुछ अन्य हड़प्पा शहरों के विपरीत जो 2 भागों में विभाजित थी। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार था। धौलावीरा शहर का विन्यास अपने सुनहरे दिनों के दौरान नियोजित और अलग अलग शहरी आवासीय क्षेत्रों के साथ साथ नियोजित शहर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो संभवतः अलग अलग व्यावसायिक गतिविधियों और एक स्तरीकृत समाज पर आधारित है। जल दोहन प्रणालियों, जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प और तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्रियों की डिजाइन, निष्पादन और प्रभावी दोहन में परिलक्षित करती है। धौलावीरा में सबसे लंबा शिलालेख प्राप्त किया गया, जिसमें हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के संकेत मिले। आमतौर पर नदियों और पानी के 12मासी स्रोतों के पास स्थित अन्य हड़प्पा पूर्ववर्ती कस्बों के विपरीत खादर द्वीप में धौलावीरा का स्थान विभिन्न खनिज और कच्चे माल के स्रोतों तांबा, खोल, एगेट, कारेलियन, स्टेटाइट
और सीसा, बैंडेड, चूना, पत्थर, अन्य का उपयोग और मगन, आधुनिक ओमान प्रायद्वीप जैसे बोला जाता है, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, मेसोपोटामिया भी दिखा रखा था, इराक वाला क्षेत्र के आंतरिक और बाहरी व्यापार की सुविधा के लिए रणनीतिक था। अगर बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा यहाँ पर है आपका। और काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल जो आपका इसके साथ दूसरा जिसे बोल सकते हैं टैग मिला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, उससे आपका रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, रामप्पा टेम्पल, रामप्पा मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल को, तो इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था पिछले साल। नवा क्वेश्चन था यहाँ बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान, बोलान दर्रे की अगर बात करूँ तो ये जो आपका ईरान है और जो आपका पाकिस्तान है ना, तो इन दोनों को जोड़ता है। लिखा हुआ है जो ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, ठीक है, ईरान में बिल्कुल सही है, या उस शायद उन जगहों में से एक था जहां लोगों ने इस क्षेत्र के पहली बार जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरियों का पालन किया था, सीखा था, या उन शुरुआती गाँव में से एक था जिनके बारे में हम जानते हैं कि इस स्थल में जानवरों की कई हड्डियाँ मिली, हिरन और सूअर जैसी जंगली जानवरों की हड्डियाँ और भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी यहाँ पर मिली हैं। यह सबसे संभावित विवरण है किसका? तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर अगर बात कर सकते हैं बोलान दर्रे की अगर बात करेंगे तो बोलान दर्रा भी माना होता है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। तो धौलावीरा तो हो गया आपका कहाँ पर, गुजरात में, कालीबंगा हो गया राजस्थान में, लोथल हो गया आपका गुजरात में, तो एक ही बचा आपका ऑप्शन कौन सा, मेहरगढ़, और मेहरगढ़ है आपका पाकिस्तान में। तो आंसर हो जाएगा यह स्थल बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई मैं सीधा आ जाता हूँ कहाँ पर कि ये मेहरगढ़ के बारे में बोला जा रहा है। मेहरगढ़ में अन्य खोजों में वर्गाकार तथा आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 या अधिक डिब्बे मिलते हैं जिनमें से कुछ का उपयोग भंडारण के लिए किया जा सकता था। जब लोग मरते थे तब उनके रिश्तेदार और दोस्त आमतौर पर उन्हें सम्मान देते थे, लोग उनकी देखभाल करते थे, शायद इस विश्वास से कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई न कोई रूप होता है। दफन एक ऐसी व्यवस्था थी जो मेहरगढ़ में कई दफन स्थल पाए जाते हैं। एक उदाहरण में मृत व्यक्ति को बकरियों के साथ दफनाया गया था जो संभवतः अगली दुनिया में भोजन के रूप में परोसने के लिए थी। बोल के अगले दुनिया में क्या खाएगा, बोल के अब चाहे नर्क लोग बोलो स्वर्ग लोग बोलो, वहाँ बकरियाँ खाएगा। ये है आपका पाकिस्तान इस तरीके से। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वाला जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जैसे भारत अपना हिस्सा मानता है और पाकिस्तान भी इसे क्लेम करता है। तो ये जो आपको देखने मिलता है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है, उसके अलावा सिंध आता है जिसकी राजधानी कराची है, बलूचिस्तान कैपिटल क्वेटा है, पंजाब आता है वहाँ पे तो लाहौर कैपिटल है, और एक आता है आपका खैबर पख्तूनख्वा जिसकी कैपिटल है पेशावर, और एक आती है यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है इस्लामाबाद। यहीं बगल में जो लगता है वो है आपका ईरान और पाकिस्तान के बीच में आपका क्या बोलन पास है। अगर पास वगैरह की बात, ये आपका ईरान है। ईरान में आपने एक तो याद रखना माउंट एल्ब्रूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जागरूस माउंटेन्स है, ये आपने याद रखना। बाकी मैंने बता रखा था जब आप भारत से चलते हैं तो ये बीच में पाकिस्तान लगता है, बाद में क्या लगता है आपका ईरान, और ईरान के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान, फिर आपकी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज लगती है बीच में, और यहाँ पे लगता है आपका पर्शियन गल्फ मतलब फारस की खाड़ी। इसके अलावा यहाँ पर आपके तो कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं, यूएई देश है, ओमान है, अब यूएई कैपिटल आबू धाबी है, तो आप याद रख सकते हैं। ईरान की इस तरफ देखेंगे ऊपर की तरफ अफगानिस्तान लगता है, नीचे की तरफ पाकिस्तान, और बगल में लगता है इराक, और ऊपर की तरफ लगता है अजरबैजान और टर्की जैसे देश, ऊपर की तरफ तुर्कमेनिस्तान भी है, और यहाँ पे लगता है आपका कैस्पियन सागर झील जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अगर बात करें तो कुछ मेजर पासेज हैं, दर्रे हैं जो एक पहाड़ी रास्ते को दूसरे पहाड़ी रास्ते से जोड़ते थे, तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे बोलान पास है आपका, तो पाकिस्तान और ईरान को जोड़ता है। खैबर पास है, ये आपका अफगानिस्तान और किसको जोड़ता है, पाकिस्तान को जोड़ता है। हिंदुकुश पर्वत जो आपके मुस्लिम आक्रांता आए वो हिंदुकुश पर्वत पार करके आए। हिंदुकुश पर्वत जो आपको देखने मिलेगा शायद से यहाँ पर लिखा होगा हिंदुकुश पर्वत, ये आपका देखो हिंदुकुश पर्वत, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ फैला हुआ है। यहीं से जो आते थे विदेशी आक्रांता आते थे वो हिंदुकुश पर्वत पार करते हुए खैबर पास करते हुए फिर भारत में घुसते थे। ये कुछ पास हैं, पर अभी तो इनके बारे में ये लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं, जोजिला पास, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, गोमल पास, ठीक है ना। उसके अलावा कई सारे पास आते हैं, जैसे उत्तराखंड कहते हैं नीति पास, माना पास, लिपुलेख पास, ये आप याद कर सकते हैं। नीचे इधर गोरम घाट आता है, हल्दी घाटी पास आता है, बॉमडिला आता है आपका, डीपर पास आता है, चुकान पास आता है आपका, कई सारे पास हैं यहाँ पर। नाथुला पास है सिक्किम में, जेलपला पास है सिक्किम में, बॉमडिला पास है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो तो एक भोर घाट दिखाई देने को मिलता है आपको, और एक मिलता है थाल घाट। अच्छा, थाल घाट की बात करें तो पेपर में पूछा हुआ था, तो ये मुंबई को जोड़ता है किससे, मुंबई को जोड़ता है आपका नासिक से, ये आपने याद रखना, नासिक से जोड़ता है, ये आपने याद रखना, पेपर में पूछा गया था। और भोर घाट की बात करें तो ये आपका मुंबई को जोड़ता है आपका किससे, पुणे से, ये आपने याद रखना है। एक आपका पाल घाट, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, एक्चुअल में केरल को जोड़ता है किससे, तमिलनाडु से। और अगर जगह की बात करूँ तो कोच्चि को जोड़ता है, कोच्चि को जोड़ता है किससे आपका चेन्नई से, ये आपने याद रखना, पेपर में कई बार पूछा गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शल्य चिकित्सा का एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है। तो ये शल्य चिकित्सा के जो बोले जाते हैं फादर ऑफ द सर्जरी जिन्हें बोला जाता है,
जिन्होंने बोल सकते हैं दुनिया में पहली बार सर्जरी का इस्तेमाल किया था वो थे सुश्रुत, और सुश्रुत से संबंधित किताब है सुश्रुत संहिता। अच्छा, सुश्रुत की अगर बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है वो क्लियर नहीं है, डिस्प्यूटेड है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता। तो लिखा हुआ है कि सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पुस्तक है, या प्राचीन दुनिया से जीवित रहने के लिए इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। सुश्रुत और चरक संहिता, चरक की बात करें तो चरक थे कनिष्क के टाइम पे, राजा कनिष्क के टाइम पे जो कुषाण वंशी थे, ये तो क्लियर है, पर सुश्रुत का क्लियर नहीं हो पाता। तो हो सकता है ऐसे सुश्रुत कनिष्क के टाइम के रहे हों, या फिर हो सकता है उससे पहले की रहे हों। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा की नींव रखती है। अच्छा, याद रखना जब चरक का नाम आता है ना, चरक का नाम आता है आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है यह चिकित्सा पेशे पर दो मूलभूत हिंदू ग्रंथों में से एक है। सुश्रुत संहिता की रचना चरक संहिता की बात की गई थी, और कुछ विषयों ने उनके जोर को छोड़कर दोनों कई समान विषयों जैसे कि सामान्य सिद्धांत, रोग विज्ञान, निदान, शरीर रचना विज्ञान, संवेदी रोग चिकित्सा विज्ञान, औषध बनाने की विद्या और विश्व विज्ञान पर चर्चा की है। कौटिल्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र, पाणिनि की किताब का नाम है अष्टाध्यायी, कामंदका की किताब का नाम है नीतिशार, और कालिदास की किताब है कुमार संभव। कुमार संभव में जिक्र एक पेपर में पूछा गया था, तो इसमें जिक्र है भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय का और माता पार्वती का। ये पेपर में पूछा होता है किस किताब में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और उनकी पत्नी पार्वती का जिक्र मिलता है, कुमार संभव में। कालिदास की अगर बात करें तो महान बोल सकते हैं महान रचनाकारों में से एक है, महान संस्कृत के विद्वानों में से एक है। ये आपके चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनके टाइम के थे। पाणिनि की बात करें तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, और अष्टाध्यायी की अगर बात करें, अगर अष्टाध्यायी की मैं बात करूँ तो जब अष्टाध्यायी की बात की जाती है, संस्कृत की पहली क्या बोली जाती है, व्याकरण बोली जाती है, संस्कृत की पहली व्याकरण बोली जाती है, ये आपने याद रखना है। तो ये कुछ ऐसी फोटो में दिखा रखा है कि सुश्रुत क्या कर रहे हैं, सर्जरी के टाइम पे अपने जो बोल सकते हैं पेशेंट है उसे चेक कर रहे हैं। ये एक पिक्चर बना रखी है। तो होप कि ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, और इसी तरीके से मैं आगे भी चलता जाऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप हैं तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमें, वहाँ पे भी आप हमें लाइक करें। इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।